हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा डायरी पर। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी का तीसरा चरण यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती का तीसरा चरण लेके आई है, जिसमें आपको 65,000 से 71,000 तक भर्तियां देखने को मिल रही हैं, जिसमें से बीएड और बीटीसी दोनों कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को लेकर। बट कन्फ्यूज़न क्या है कि सीटेट अपीयरिंग वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर सीटेट पास हैं तो सीटेट में कितने मार्क्स वाले यहाँ एलिजिबल हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, हम इन सब पे डिस्कस करेंगे और टू द पॉइंट हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है आपको। तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, ये तो तय है कि आपका जो आवेदन है वो 15 फरवरी से आवेदन निश्चित है। यहाँ पे 15 फरवरी से यहाँ पे आवेदन वो शुरू कर देंगे। मे बी 1-2 दिन आगे डेट आगे पीछे हो सकती है। परीक्षा जो है वो आपकी 18 से 20 मार्च तक, यानी मार्च में आपकी इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। 18 से 20 मार्च ये संभावित मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप 1 महीने के अंदर अंदर में वो एग्ज़ाम करवा लेगी, क्योंकि आपने पहला फ़ेज़ और दूसरा फ़ेज़ देखा ही है कि वो बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट भी करा रहे हैं और रिज़ल्ट भी आपका जल्दी से हो जा रहा है। जॉइनिंग लेटर भी आपको बहुत जल्दी मिल जा रहा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्या सीटेट का रिज़ल्ट 15 फरवरी से अगर आवेदन शुरू हो जाएगा, क्या सीटेट का रिज़ल्ट आ जाएगा? क्योंकि इन्होंने देखिए, फर्स्ट फेज़ में तो इन्होंने सीटेट अपीयरिंग को मौका दिया था, पर जब सेकेंड फेज़ हुआ था तो उन्होंने बोला था फाइनल रिज़ल्ट, यानी जब इनका ये आवेदन होगा, ठीक है, लास्ट डेट जब तक रहेगी फॉर्म की, तब तक उन्होंने कहा था कि फ़ाइनल रिज़ल्ट जो है आपका वो आ जाना चाहिए। यानी आवेदन की तिथि जितनी भी रहेगी लास्ट डेट तक, आवेदन करने से पहले तक, मतलब जो लास्ट डेट रहेगी उससे पहले पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। यानी आवेदन का जो लास्ट डेट है उससे पहले ही आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। फाइनल रिज़ल्ट पे इन्होंने कहा था कि आप आवेदन कर सकते हैं। इस बार वो फाइनल रिज़ल्ट पे कहेंगे या फिर अपीयरिंग को, कि उन्होंने वहाँ पे बोला था जो भी आपका रिज़ल्ट आएगा उसका वहाँ पे तिथि आपको मेंशन करनी रहेगी जब आप फॉर्म फिल करते हैं। तो अब यहाँ पे एस्टेट वालों को परेशानी ये है कि एस्टेट का जो है वो एग्ज़ाम मार्च तक कंडक्ट करा लेंगे, पर रिज़ल्ट कहाँ, फाइनल रिज़ल्ट तो आ नहीं पाएगा। और देखिए, एस्टेट जो है वो बीपीएससी कराती नहीं है। ये जो आपका एग्ज़ाम है बिहार शिक्षक भर्ती का, ये बीपीएससी कराती है, पर जो एस्टेट है वो बिहार का सेकेंडरी एजुकेशन जो बोर्ड है वो करवाता है। दोनों लोग अलग अलग हैं। अब इसका देखिए, इन्होंने कहा था कि एस्टेट और बीटेट करा लेंगे, तो अभी तो एग्ज़ाम ये तो मुझे थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे कि कब तक ये फाइनल होगा कि नहीं, एस्टेट वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। बात यहाँ पे ये आ जाती है कि फ़ाइनल रिजल्ट और सीटेट में कितने मार्क्स वाले एलिजिबल। तो फाइनल रिजल्ट देखिए, जब बिहार का फ़ेज़ 2 आया था उसमें उन्होंने कहा था कि फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी तब तक आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। यानी सीटेट अपीयरिंग वालों को यहाँ पे उन्होंने जो सेकंड फेज़ था उसमें मौका नहीं दिया था, तो इस बार वो मौका देंगे कि नहीं देंगे, फाइनल जो ऑफिशियल नोटिस आएगी उससे आपको फाइनल क्लियर हो जाएगा। अभी तक तो यही है जो सेकंड फेज़ के अकॉर्डिंग कि उन्होंने अपीयरिंग वालों को मौका नहीं दिया था। लेकिन अगर 15 फरवरी से भी स्टार्ट होता है आपका आवेदन, तो आपका सीटेट का रिज़ल्ट तो तब तक आपका आ जाएगा। यानी इस बार जिसने अभी सीटेट का एग्ज़ाम दिया है वो तो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सीटेट में कितने मार्क्स वाले यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो सीटेट में देखिए, वो ऑफिशियल जब नोटिस देते हैं तो वो उसमें साफ साफ लिखते हैं कि जनरल कैंडिडेट जो कि महिला वर्ग में आती हैं, जनरल कैंडिडेट, क्योंकि अदर स्टेट वाले वहाँ पे तो सारे जो हैं जनरल में ही काउंट होंगी, जितने भी फीमेल हैं, मेल तो होंगे ही, फीमेल्स भी वहाँ पे जनरल में ही काउंट होंगी, चाहे वो SC ST की हो चाहे OBC की हो, जनरल वाले तो जनरल में काउंट हो नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पे महिला वर्ग के लिए 5% की छूट दी थी। कहा था कि 82.5 वाली जो महिला वर्ग की रहेंगी अदर स्टेट की, वो जनरल में काउंट होंगी वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जनरल महिला के लिए जो डिसाइड था मार्क्स, वो 82.5 डिसाइड था। लेकिन क्या हुआ है, जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ही वहाँ पे रोक दिया गया है। 82.5 जिनका मार्क्स था उनको वहाँ पे रोक दिया गया है। अगर किसी का वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है अगर, तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। तो यहाँ पे देखिए, सीटेट में जिसका भी 90 मार्क्स होगा, सीटेट में 90 मार्क्स वाले ही वहाँ पे एलिजिबल होंगे। अदर स्टेट, बिहार के जो हैं उनके लिए तो छूट है वहाँ पे, लेकिन अदर स्टेट वाले तो जनरल में काउंट होंगे। और जनरल के लिए यहाँ पे यानी सारे अदर स्टेट SC ST
ओबीसी सभी अदर स्टेट वाले 90 मार्क्स आपको सीटेट में लाना होगा, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। भले ऑफिशियल नोटिस में लिखा होगा 82.5, लेकिन वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जॉइनिंग लेटर में वहाँ पे वो दिक्कत दे रहे हैं। और मैं कहूँगी आप सभी से, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है और किसी के साथ ये वाली दिक्कत हुई है कि उस जो पिछली बार फॉर्म भरा था उसका सिलेक्शन भी हो गया होगा, लेकिन जो 82.5 वाले हैं अगर उनका रिज़ल्ट रोका गया, वो जॉइनिंग लेटर रोका गया है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करिए, जिससे और भी लोगों को जो डाउट है 82.5 मार्क्स वालों को तो वो क्लियर हो जाए। तो जिसका भी जॉइनिंग लेटर रुका है 82.5 मार्क्स वालों का, तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, हम इस पर बात कर लें। पहले हम प्राइमरी के लिए बात कर लेते हैं, फिर हम सेकेंडरी 6 to 8 के लिए भी बताएंगे, 9 to 10 के लिए भी बताएंगे। तो देखिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है आपका, वो प्राइमरी के लिए आपका जो 150 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 30 मार्क्स का जो पेपर है लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश, ये क्वालिफाइंग है। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, यानी 8 से 9 मार्क्स आपको इसमें लाना है पार्ट 1 में। पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आपका एग्ज़ाम होगा। ये आपका पार्ट 2 है, ये आपका पार्ट 1 है। 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट पार्ट जो होगा 30 मार्क्स का, वो आपका लैंग्वेज का होता है, जिसमें हिंदी इंग्लिश आएगी, और ये सिर्फ पासिंग मार्क्स आपको इसमें लाना है 8 से 9 मार्क, ठीक है। बाकी मार्क्स का आपका पेपर होगा, इसी से आपकी मेरिट डिसाइड होगी। ये आपका क्वालिफाई, पहला वाला जो पेपर है वो आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। जब इसमें आप क्वालिफाई होंगे तभी आपकी सेकंड कॉपी ये चेक होगी, जिसमें आपका पार्ट 2 है जो जिससे आपकी मेरिट बनेगी। उसमें आपका जीके जीएस आना है, जो उसमें बिहार का संपूर्ण जीके आएगा। मैथ साइंस ज़्यादा टफ नहीं आएगी, नॉर्मली रहेगी। और साइंस में आपका बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ईवीएस से भी क्वेश्चन होंगे, मैथ्स भी होगी, रीजनिंग भी होगी, और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल आपके 120 मार्क्स के होंगे, जिसमें ज़्यादा आपका क्या आएगा, जीके जीएस से आपके ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। बल्कि मैथ्स आपका नॉर्मल ही रहेगा, रीजनिंग रहेगी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब नॉर्मल ही रहेगा। टफ जो है आपका ज़्यादातर जीके और जीएस का पार्ट आपका टफ आएगा। ये रहा आपका प्राइमरी का। कुछ भी डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो। बाकी यहाँ पे हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे भी बात करेंगे। पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं 6 to 8 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो 6 to 8 भी आपका 150 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपका जो है 30 मार्क्स का क्वालिफाइंग का पेपर होगा, जो कि लैंग्वेज का होगा। हिंदी आपकी 22 मार्क्स की होगी, और 8 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर होगा, जो कि पासिंग मार्क्स है। 30 जो मार्क्स के पेपर है ये सिर्फ पासिंग मार्क्स का पेपर है, जो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। देन सेकंड जो आपका पार्ट 2 है वो 120 मार्क्स का होगा, जिसमें 40 मार्क्स की आपकी जीके जीएस होगी, जो कि बिहार का होगा। और 80 मार्क्स जो आपका है वो आपका सब्जेक्ट से रहेगा, यानी अगर आपका हिस्ट्री और पॉलिटी है तो हिस्ट्री से 40 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, और पॉलिटी से आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे भी बात कर लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई नहीं है, कोई भी 2 विषय से आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे कि आपको मैं समझा रही हूँ यहाँ पे कि 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा 6 to 8 का। 30 मार्क्स की जो होगी वो लैंग्वेज की पेपर होगी, जो कि ये पासिंग मार्क आपको लाना है। 40 मार्क्स का आपका जीके जीएस से क्वेश्चन रहेगा, और 80 जो रहेगा सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। सीटेट आप किसी भी विषय से आपने सीटेट यहाँ पे किया हो, चाहे एसएसटी से किया हो, चाहे मैथ साइंस से किया हो, नो मैटर। यहाँ पे हम ग्रेजुएशन आपका मैटर करता है, किस हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अभी मैं और भी समझाऊंगी, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 6 to 8 मान लीजिए आपको एसएसटी से यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है, तो कोई भी इन चारों में से कोई भी आपका 2 विषय यहाँ पे होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन। जैसे कि मान लीजिए आपने हिस्ट्री किया है, तो हिस्ट्री के साथ आपका चाहे या तो ज्योग्राफी हो, ठीक है, या फिर आपने ज्योग्राफी कर रखा हो तो ज्योग्राफी के साथ आपका इकोनॉमिक्स हो, या तो पॉलिटी हो, या आपका हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी हो, तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं एलिजिबल है। ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस टाइप से होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका मैथ साइंस है, तो मैथ्स के साथ का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मैथ्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री में से कोई एक होना चाहिए, यानी कोई भी 2 विषय आपका यहाँ पे होना चाहिए। इस टाइप से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। एक बार और मैं आपको समझा दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए,
जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया है, मैथ साइंस के स्टूडेंट होंगे, यहाँ पे एसएसटी के स्टूडेंट होंगे और लैंग्वेज के होंगे। तो देखिए मैथ साइंस वाले जो भी हैं, इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। जैसे कोई भी मैथ्स है तो मैथ्स के साथ आपका फिजिक्स होना चाहिए, या फिर आपका फिजिक्स के साथ मैथ्स के साथ आपका यहाँ पे केमिस्ट्री, यानी कोई भी 2 विषय से, इन चारों में से कोई भी 2 विषय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा डिसाइड नहीं है कि यही 2 होना चाहिए, यही 2 होना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। कोई भी 2 विषय अगर आप मैथ साइंस से भरना चाहते हैं तो कोई भी इन चारों में से कोई 2 विषय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो 3 साल रहा हो, चाहे फर्स्ट ईयर में रहा हो, या तो सेकेंड ईयर में रहा हो, या तो थर्ड ईयर में, 3 साल में से किसी में होना चाहिए। 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे जो आर्ट वाले हैं तो उनके लिए बता रही हूँ, हिस्ट्री के साथ या तो ज्योग्राफी हो या तो इकोनॉमिक्स कोई लिया है तो जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं इनका इकोनॉमिक्स तो होता ही है, या तो अर्थशास्त्र या वाणिज्य जिससे उनका ग्रेजुएशन हो, या तो कोई साइकोलॉजी लिया है तो साइकोलॉजी के साथ सोशलॉजी हो, जो भी हो, मतलब इनमें से इन इतने सारे सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने कर रखा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, होम साइंस, इनमें से कोई भी 2 विषय से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो यहाँ पे आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। और देखिए सब्जेक्टिव आपका 80 मार्क्स का आने वाला है। जो भी आपने 2 विषय लिया होगा उससे आपका 40 मार्क्स का आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, यानी इक्वली डिवाइड होगा। जो भी 2 सब्जेक्ट होंगे वो यहाँ पे इक्वली आपके डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही जो लैंग्वेज वाले हैं, लैंग्वेज जिनका भी है, तो लैंग्वेज यहाँ पे जिसका भी क्या कहते हैं ग्रेजुएशन ऑनर्स से रहा है या फिर सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में रह कर रहे हो और आपका कोई भी एक सब्जेक्ट या हिंदी या इंग्लिश अटैच हो, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करूँ और जो भी डाउट होगा वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि इनमें से अगर आर्ट वाले हैं तो इनमें से कोई भी 2 विषय आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं तो इनमें से कोई 2 विषय आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। अगर हम आपको ये ऑफिशियल जो नोटिस एक आई थी सेकंड फेज़ में वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए, वर्ग 6 से 8 के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर ऑनर्स या सब्सिडरी विषय के रूप में हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय पठित हो तो आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए जो अध्यापक बनना चाहते हैं स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इनमें से केवल 2 विषय यहाँ पे पठित हो, जो मैंने अभी आपको क्लियरली बताया कि जितने भी आर्ट वाले स्टूडेंट हैं उन सारे सब्जेक्ट में से आपका कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका यहाँ पे पठित होना चाहिए, यानी स्नातक में आपका कोई 2, इनमें से कोई भी 2 विषय आपका होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब फिर ये कि नीचे यहाँ पे मैथ साइंस के लिए दिया है, गणित और विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित हो। मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया कि किस तरह से मैंने आपको यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से समझाया है कि मैथ साइंस के जो भी स्टूडेंट हैं इनमें से कोई 2 विषय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो एलिजिबल है। आर्ट वाले जो स्टूडेंट हैं इन सारे सब्जेक्ट में से कोई भी 2 विषय, चाहे आपका वो 3 साल रहा हो, चाहे फर्स्ट ईयर में ना रहा हो, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में रहा हो, जो भी है ये 2 विषय से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो एलिजिबल हैं। और यहाँ पे भाषा वाले हिंदी इंग्लिश पठित है, तो आप यहाँ पे सब्सिडरी वाले भी ऑनर्स वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, ये आपको आई होप क्लियर हो पाया होगा। अब हम यहाँ पे आप समझी गए, इसी को मैंने अलग से बताया था कि अगर एसएसटी से है तो कोई भी 2 विषय यहाँ पे होना चाहिए, और मैथ साइंस से हैं तो मैंने अभी आपको बताया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी में से कोई 2 सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 9th और 9th के लिए। तो अगर किसी ने बीएससी कर रखा है, ठीक है, तो मैथ्स तो कंपलसरी है। ठीक है, 9th के लिए बता रही हूँ, ये आपका 9th का है, मैथ्स कंपलसरी है। मैथ्स के साथ साथ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो भी है वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। यहाँ पे बीटेक
जो और बी जो कि बीटेक के नाम से जाना था, और BCA वाले, ठीक है, इनके लिए जो है मैथ्स के अगर वो टीचर बनना चाहता है तो मैथ्स तो कंपलसरी होगा, और इनमें से कोई एक विषय होना चाहिए। इसी तरह SST का जो भी अध्यापक बनना चाहता है 9th और 10th के लिए, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंपलसरी है, ठीक है। और इसमें से, ठीक है, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट हो, अगर वो हिस्ट्री है तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, अगर कोई एंशियन हिस्ट्री भी कर रखा है तो भी यहाँ पे वो एलिजिबल है, यानी कोई 2 विषय आपका पठित हो, ठीक है, कोई भी 2 विषय आपका यहाँ पे पठित होना चाहिए। अगर हिस्ट्री के अध्यापक बनते तो हिस्ट्री कंपलसरी ही होगा आपका, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, किसी ने पॉलिटी ले रखी हो, इकोनॉमिक्स हो, तो ये आपका क्लियर, ठीक है। 9th 10th के लिए भी आप समझ गए, 6th to 8th के लिए मैंने बता दिया। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए हमें नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत होगी। और देखिए यहाँ पे तो देखिए ये GK GS का जो पार्ट है ये टफ आता है, और हिंदी इंग्लिश का जो लैंग्वेज है वो आराम से पासिंग मार्क्स है, तो आराम से आप ये क्लियर कर ही लेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए। और CTET में कितने मार्क्स वाले, तो देखिए CTET में यहाँ पे जो 90 मार्क्स वाले ही एलिजिबल हैं। और रही बात CTET अपीयरिंग की, तो देखिए 15 फरवरी से आवेदन होगा, तब तक आपका CTET का जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर CTET वाले तो एलिजिबल होंगे ही, बाकी जो कि DLED अपीयरिंग है, BEd अपीयरिंग है, वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पे जब सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम हुआ था तो उन्होंने फाइनल रिजल्ट की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वो जब तक आवेदन करवाएंगे, यानी आवेदन की 15 फरवरी से मान लीजिए आवेदन शुरू हो जाता है, तो आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी, यानी मान लो अगर 10 दिन देते हैं आवेदन करने के लिए, तो जो अंतिम तिथि होगी उस अंतिम तिथि तक आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आ जाना चाहिए। तो BEd BTC जो अपीयरिंग वाले वो तो वैसे भी एलिजिबल नहीं है। रही बात रिज़ल्ट की, तो CTET का रिज़ल्ट तो आ जाएगा, पर STET वाले यहाँ पे मुश्किल में है, इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल रिज़ल्ट मांगेंगे। और CTET में जो है 90 मार्क्स वाले ही एलिजिबल रहेंगे, भले ऑफिशियली नोटिस में वो 82.5 दे देते हैं अदर स्टेट वाली महिला के लिए, लेकिन पिछली बार जो है रिज़ल्ट रोक दिया गया था। अगर किसी का वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनका नहीं कराया गया था, अगर करवा भी लिया गया था तो जॉइनिंग लेटर रोक दिया गया था। तो मैं यही कहूँगी CTET में जिसके भी 90 मार्क्स हैं वही यहाँ पे इसकी तैयारी करे और फॉर्म को फिलअप करे, ठीक है। बाकी देखिए ऑफिशियल नोटिस जब भी आता है तो मैं आपको फिर से अपडेट करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए।